हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक मैंने आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पूरा कवर करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देन उसके बाद हमने कल पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट नंबर 1। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं किन किन लोगों ने दिए थे। मैंने आपको पता होगा, पहले मैंने बताया था फेयल्स और टेयल्स। आज हम पढ़ेंगे फेयल्स के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जो कि इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बताए थे फेयल्स जी ने, उनको आज हम पढ़ेंगे। So let's start the video. सबसे पहले हम इनकी बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फेयल पढ़ते हैं। सबसे पहले हेनरी फेयल इनका पूरा नाम था। अब हेनरी फेयल वाज बोर्न इन टर्की इन 1841। जो हेनरी फेयल का पूरा नाम हेनरी फेयल था, वो कब पैदा हुए थे? 1841 में हुए थे, टर्की में। आ जाता है बिजनेस स्टडीज में, हिस्ट्री पूछ ली जाती है, भाई बैकग्राउंड बताओ हेनरी फेयल का, तो आपको सारी बातें उनको लिखनी पड़ेगी, उनकी बात पूरी लिखनी पड़ेगी। ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860, और उन्होंने डिग्री ली किसमें? माइनिंग इंजीनियरिंग में उन्होंने डिग्री ली। एंड स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर इन कोल माइनिंग कंपनी, और उन्होंने इंजीनियर के पद पर कोल माइनिंग इंडस्ट्री पे क्या है, काम चालू किया। इन 1888 ही वॉज प्रमोटिंग एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। 1888 में क्या हुआ, उनको प्रमोशन देके उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया उस कंपनी का। फिर उस टाइम उन्होंने देखा कि भाई जो कंपनी है उसकी पोजीशन बड़ी ही बुरी चल रही है, और वो कहां पर जाने लगी है? इंसॉल्वेंसी की तरफ जाने लगी है। मतलब दिवालिया घोषित करने वाली है अपनी ही कंपनी जिसमें वो काम करते थे। ही एक्सेप्टेड एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निकल व्हेन ही रिटायर्ड। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने अपने ही प्रिंसिपल्स उस कंपनी में लगाए, और फिर उन्होंने देखा 30 इयर्स के बाद कि भाई कंपनी वाज अ लीडिंग कोल स्टील कंपनी। जो कंपनी थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बन गई। अब मेजर कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ फेयर, इनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुए? भाई इनको पहली चीज आता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बोला जाता है। पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में, आपका क्वेश्चन आएगा भाई फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज किसे बोला जाता है? तो फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज किसे बोला जाता है? हेनरी फेयल को बोला जाता है। अब इन्होंने क्या करा भाई? पहली चीज, ही मेड क्लियर डिस्टिंग्विश बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। भाई उन्होंने मेजर डिफरेंस बता दिया टेक्निकल स्किल के बारे में और मैनेजरियल स्किल के बारे में। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया भाई? ही आइडेंटिफाइड द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट व्हिच आर कंसिडर्ड द मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए जो हर एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाइड थे। अब आप बोलोगे भाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं? मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हुआ जा रहा हूं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। आज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही डेवलप्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए। अब हम देखेंगे लाइन बाय लाइन, एक एक प्रिंसिपल को हम समझेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे और उसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। हर एक प्रिंसिपल्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक बड़ी सी थ्योरी लिख के दे देगा, बहुत सारी चीजें लिख के दे देगा, कह देगा भाई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा 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 है। आप बताओ भाई हेनरी फेयल का कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लग रहा है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी कभी कभार पूछ लेता है। अभी तक हमने देखा था फेयल्स की हिस्ट्री देखी थी, अब हम उनके प्रिंसिपल्स देखेंगे। फेयल्स ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे, लाइन बाय लाइन उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फेयल। सबसे पहले आते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट। अब इस वाले प्रिंसिपल में फेयल कहते हैं इतना, जैसे फॉर एग्जांपल इतना सारा वर्क है, इसको क्या करो आप यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग एम्प्लॉयज को थोड़ा थोड़ा काम क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दो अकॉर्डिंग टू फेयल। फिर कहते हैं होल वर्क डन बाय 1 पर्सन। ये पॉसिबल नहीं है भाई सारा काम एक बंदा कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1 टास्क अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी
क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। आप काम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो भाई, जो इंसान है, जो एम्प्लॉयज है, उसकी कैपेबिलिटी देखते हुए, उसकी क्वालिफिकेशन देखते हुए और उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए आप क्या करो, उसको काम दो। जैसे बैंक में भी होता है भाई, बैंक में इतना सारा काम होता है, ऐसा तो नहीं है भाई एक ही इंसान बैंक में सारा काम देख लेता, नहीं। कोई पासबुक को हैंडल कोई अलग एम्प्लॉयज करेगा, को सारे जितने भी कैश डिपॉजिट या विड्रॉल कोई और बंदा डील करेगा। ये सारी चीज क्या होती है, अलग अलग, हर एम्प्लॉयज अलग अलग काम करता है बैंक में। ऐसे ही कहते हैं फेयर्स कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो काम को अलग अलग एम्प्लॉयज के पास। अब आता है नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन। भाई अथॉरिटी मतलब पावर, भाई कोई भी डिसीजन लेने की पावर क्या कहलाती है, अथॉरिटी कहलाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहलाती है, जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम। भाई मेरी जिम्मेदारी है, मुझे काम कंप्लीट करना है, वो भी टाइम पर। अब आते हैं नेक्स्ट, डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डिसिप्लिन क्या होता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। इसके बिना अगर आपको डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन नहीं कर पाएगी। अब आते हैं डिसिप्लिन रेफर टू, सबसे पहले फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। बहुत सारे इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स। भाई हर सुपीरियर पे एक अच्छा इंसान चाहिए, हर लेवल पे एक अच्छा सुपीरियर चाहिए। नेक्स्ट आता है क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर। भाई सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में क्या होना चाहिए, एक अच्छा सा क्या होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स। भाई मीटिंग होनी चाहिए हर लेवल्स पे, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मिडिल है, टॉप है, लोअर है, ये आपको पार्ट नंबर 3 में मिल जाएगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। अब आता है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। भाई अब क्या करनी चाहिए, हमें एक पेनल्टीज बनानी चाहिए। अगर कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा मैंने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस पर हमें क्या लगानी चाहिए, पेनल्टीज लगानी चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम शुरू करते हैं 4th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल का, यूनिटी ऑफ कमांड। भाई यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस, and if he is receiving orders from more than one boss then he will get confused। भाई इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में वो कहते हैं, फेयल जी कहते हैं कि भाई जो एम्प्लॉयज को डायरेक्शन मिले, जो एम्प्लॉयज को काम बताए, वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉस बताए। अगर एक से ज्यादा बॉस बताए तो भाई वो जो एम्प्लॉयज है वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा। आप खुद सोचो भाई, आपके घर में कोई भाई प्रोग्राम है, अब भाई आपसे 4 लोग अलग अलग काम करें, 4 लोग आपसे अलग अलग काम करें, तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे ही फेयल जी ने कही भाई यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब भाई हर एक बंदा जो भी हर एक एम्प्लॉयज को एक ही बॉस क्या है डील करे, ये नहीं अलग अलग बॉस डील कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये कंप्लीट हो गया। अब आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। भाई अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। इस प्रिंसिपल के हिसाब से भाई फेयल जी क्या कहते हैं, एक यूनिट एक प्लान के बराबर है। That it is the efforts of all the members and employees of organization must be directed towards one direction, that is the achievement of common goal। भाई सब लोग एक ही कॉमन गोल पे काम करें। भाई अलग अलग गोल पे काम नहीं करें, भाई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक ही कॉमन गोल पर क्या है, काम करें। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 500 यूनिट्स बनानी है तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो 500 यूनिट्स ही बनाए। कोई एम्प्लॉयज है वो 600 यूनिट्स बना रहा है और कोई एम्प्लॉयज है वो 300 यूनिट्स बना रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही टारगेट सेट करके चलो 500 यूनिट्स ही हमें बनानी है। नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये क्या होता है भाई, in the organization of all the employees are working with some objective and there an objective organization, if the objective of individual are in the same direction there is no problem। ऊपर वाला बिल्कुल सेम नीचे वाला है। भाई कह रहा है कि भाई जितने भी एम्प्लॉयज है अगर वो एक ही डायरेक्शन पे काम करेंगे तो इजी रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं
तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट फेस करना पड़ेगा। क्या होगा, रिसोर्सेस का क्या होगा, गलत इस्तेमाल होगा रिसोर्सेस का, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 7th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम आते हैं सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, 7th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्योल। अब आते हैं, सबसे पहले आता है सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन रेफर टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, जो हमारी पावर है, जो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको दे दो, जितने भी लोग हैं टॉप लेवल के उनको दे दो सिर्फ और सिर्फ। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर at every level of management according to fuel at every level of management। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो पावर है ऑर्गेनाइजेशन की वो सब में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो लेवल वाइज। टॉप लेवल मैनेजमेंट में थोड़ी पावर दे दो, फिर मिडिल लेवल में थोड़ी सी पावर दे दो, और जो लोअर लेवल है उसमें थोड़ी सी पावर दे दो। ये कहता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जितनी भी पावर है आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टॉप में भी, मिडिल में भी, लोअर लेवल में भी। और फेयर का मतलब रहता है भाई, अकॉर्डिंग टू फेयर अ कंपनी मस्ट नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और नॉट बी कंप्लीटेड डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब है भाई फेयर के अकॉर्डिंग है, ना तो भाई ऑर्गेनाइजेशन को पूरा क्या करना चाहिए, सेंट्रलाइज करना चाहिए, और ना ही डिसेंट्रलाइज करना चाहिए पूरा, मतलब दोनों को हाफ हाफ करें। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। फेयर इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। भाई फेयर्स कहते हैं भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। भाई किसी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक बात पहुंचानी है तो वो ऐसा नहीं करेगा भाई उठेगा और डायरेक्ट टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा, ये नहीं हो सकता। वो क्या करेगा, पहले आपका लोअर लेवल को बताएगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट। जैसे फॉर एग्जांपल 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप है, मिडिल है और आपका लोअर है, और आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट है। भाई लोअर लेवल मैनेजमेंट को कहां बात पहुंचानी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में बात पहुंचानी है। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली उठ के टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं चलाएगा भैया मुझे बात करनी है, नहीं। वो क्या करेगा, पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगा बात, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या बताएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, और फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक बात पहुंचेगी। और उसका रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट बताएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल को, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसको बताएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। यही कहलाता है स्केलर चेन कहलाता है, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट। ओके, अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। अभी फेयर के आपके प्रिंसिपल्स और रह गए। भाई अब वीडियो हो रही है लंबी, आप लोगों को क्या भाई कानों में लीड लगा के या कैसे भी आपको बस सुनना है। भाई मुझे तो बोलना है, ये मेरा एक ही गला है भाई, बैठ जाएगा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बस आपको अगर मेरी जरा भी मेहनत दिखती है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। अब जितने भी फेयर्स के प्रिंसिपल हैं, जितने भी रह गए हैं वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, फिर हम टेल्स को कंटिन्यू करेंगे और आपका चैप्टर खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।